गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। भारत सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी और अहम खबरें देखने का। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर बजट सत्र के दौरान यूक्रेन युद्ध और ऑपरेशन गंगा को लेकर संसद में बयान देंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते बजट सत्र को 2 चरणों में चलाने का फैसला लिया गया था। इससे पहले बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 11 तक चला था। यूपी में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात का दौर आज भी जारी रहेगा। आज योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। यूपी में जीत के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात लगभग 90 मिनट तक चली, जिसमें योगी ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता देने के साथ ही मंत्रियों के नाम, नए चेहरों और घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की योजना पर मंथन किया। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी के अध्यक्ष बने रहने पर सहमति बनी है। वहीं सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि अगर उनके नेतृत्व पर शक है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। भगवंत मान को 16 मार्च को पंजाब के सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले मान आज संसद के बजट सत्र के दौरान सांसद के पद से इस्तीफा देंगे। वहीं रविवार को अमृतसर में मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। 17 मार्च से पंजाब का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। सत्र के दौरान सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव पहली बार एसपी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर पैर छूकर आशीर्वाद दिया। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छा लड़े और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़े। एमसीडी चुनाव टाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी विरोध करे। इसी कड़ी में आज आप बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि चुनाव आयोग को डरा धमकाकर एमसीडी चुनाव को टाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने वाली है। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसान संगठनों की दूसरी बैठक है, जिसमें किसान संगठन से जुड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में 9 दिसंबर को सरकार की तरफ से किए गए आश्वासन पत्र की समीक्षा की जाएगी। भारत के लिए मोबाइल नेटवर्क पर बड़ी खबर आई है। दुनिया में अभी 5G पर काम चल रहा है, लेकिन भारत ने 6G पर काम करना शुरू कर दिया है। दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पिछले 19 दिनों से युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच आज चौथे दौर की बातचीत होगी। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सैन्य अस्पताल पहुंचेंगे और घायल सैनिकों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जेलेंस्की ने डॉक्टरों के साथ भी घायलों का हौसला बढ़ाया। जेलेंस्की ने हर सैनिक के पास जाकर उनसे बात की और उनके साहस और समर्पण के लिए पदक से सम्मानित किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने एक बड़ा फैसला किया है। भारत सरकार ने यूक्रेन से अपना दूतावास स्थायी तौर पर हटा लिया है। भारतीय दूतावास को अब पोलैंड में शिफ्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में इमरान सरकार में मंत्री गुलाम सरवर खान का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें वो खुद के सुसाइड बॉम्बर बनने की बात कर रहे हैं। गुलाम सरवर ने कहा कि खुदकुशी करना अपराध है, लेकिन वो आत्मघाती हमलावर बनना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव होने के बाद भी हिंसा जारी है। पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से टीएमसी के अनुपम दत्ता को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं झालदा इलाके में कांग्रेस के पार्षद तपन कंडू की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर आज फैसला सुनाया जाएगा। जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 3 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिहार के गया में एक युवक ने 2 महिलाओं को बेरहमी से मर्डर कर दिया। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने आरोपी को एक लड़की से कथित छेड़छाड़ का विरोध किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शनिवार को मृतक महिला की भतीजी से कथित छेड़छाड़ की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कार्रवाई करते हुए एक एएसआई और 2 पुलिस आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। भोपाल में एटीएस ने आतंकी संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया है।
संदिग्धों के पास से जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में संदिग्ध का बांग्लादेश निवासी होना पाया जा रहा है। बेंगलुरु में खेले जा रहे भारत श्रीलंका टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है और भारत क्लीन स्वीप करने की दहलीज पर खड़ा हुआ है। श्रीलंका ने दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 28 रन बना लिए। श्रीलंका को जीत के लिए 447 रनों का टारगेट मिला है। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान 3 दर्शक मैदान पर आ गए। सुरक्षा घेरा तोड़कर तीनों दर्शक खिलाड़ियों के पास पहुंच गए। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़ने की काफी कोशिश की, जिनमें से एक दर्शक ने विराट कोहली के साथ सेल्फी। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का विजय अभियान जारी है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की है। बंगाली एक्ट्रेस रूपा दत्ता को कोलकाता पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि वो पुस्तक मेले में ध्यान भटकाकर पर्स चोरी कर रही थी। उनके पास से 75,000 रुपए मिले हैं। रूपा दत्ता अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा चुकी है। द कश्मीर फाइल फिल्म को जहां एक तरफ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो वहीं कलेक्शन के मामले में भी वो काफी आगे निकल गई है। जयपुर में फिल्म देखने के बाद लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। और 5 मिनट में दुनिया भर की 25 बड़ी खबरें आपने देख ली, लेकिन अब रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। संसद से आज की बड़ी खबर यह है कि आज से बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है। बजट सत्र का पार्ट 2 8 अप्रैल तक चलेगा। बड़ी बात यह है कि आज से दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। कोरोना की वजह से अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई 2 शिफ्ट में चल रही थी। आज सबसे पहले बीजेपी के सांसद 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो बजट सत्र का दूसरा जो हिस्सा है, सेशन आज से शुरू हो रहा है। शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 राज्यों में बम्पर जीत की बधाई के साथ। इसके बाद विपक्ष तमाम मसलों पर, एमएसपी, बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज संसद का जो सत्र है 11 बजे से शुरू होगा। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार और विपक्ष के एजेंडे में कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं, आइए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। बीजेपी आज सबसे पहले 4 राज्यों में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देगी, तो विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। बजट सत्र के इस हिस्से में बजटीय प्रस्तावों पर संसद की मंजूरी लेगी, तो विपक्ष की तरफ से पीएफ ब्याज दर में कटौती के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। संसद के बजट सत्र पार्ट 2 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी, तो विपक्ष के एजेंडे में यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का एक बड़ा मुद्दा भी शामिल रहने वाला है। और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अब खबर योगी आदित्यनाथ की। योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। सुबह 10:15 बजे योगी राष्ट्रपति से मिलेंगे। इससे पहले वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलेंगे। योगी आज केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात करेंगे। यूपी विजय में धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने भी अहम भूमिका निभाई है। तो 2 दिन के दौरे पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री से मिले, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, अमित शाह से मिले। आज धर्मेंद्र प्रधान से, अनुराग ठाकुर और बाकी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी आज योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। और योगी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर से मिलेंगे। तो कल उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से कल मुलाकात की थी। योगी ने कल पीएम मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान क्या क्या बात हुई आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी ने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया, चुनाव प्रचार के लिए धन्यवाद भी दिया, नई सरकार के 50 मंत्रियों की लिस्ट पर मंथन किया, कुछ हारे मंत्रियों को नई कैबिनेट में भी शामिल करने पर बातचीत हुई, मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने और चुनावी वादों को पूरा करने पर सहमति बनी है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ मिले। नई कैबिनेट कैसी होगी, शपथ ग्रहण कब होगा, किन नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जानी चाहिए, डिप्टी सीएम का पद किन किन लोगों को मिलना चाहिए, इसे लेकर बातचीत हुई।
उत्तर प्रदेश की जंग जीतने के बाद सीएम योगी का मिशन दिल्ली जारी है। सूबे में पार्टी को बम्पर सीटों पर पहुंचाने के बाद योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। योगी सरकार 2.0 का पूरा खाका तैयार है। योगी सरकार 2.0 का हर प्लान, हर अंदर की पूरी बात आपको बताएं। उससे पहले आपको ये बता दें कि आज योगी का दिल्ली में प्लान क्या है। सीएम योगी का मिशन दिल्ली। आज राष्ट्रपति से होगी मुलाकात। महामहिम से योगी की क्या होगी बात। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार के गठन की तैयारियों के बीच योगी के मिलने मिलाने का दौर जारी है। तो आज सीएम योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश का महासंग्राम जीतने के बाद राष्ट्रपति से योगी की यह पहली मुलाकात होगी। इससे पहले यूपी में अगली सरकार के गठन की करीब करीब पूरी तैयारी हो चुकी है। ये योगी की मैराथन मुलाकात है। एक के बाद एक पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं से भेंट हुई, बहुत कुछ बात हुई। पीएम मोदी से योगी की करीब 90 मिनट तक बैठक चली। योगी ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया। पीएम समेत सभी बड़े नेताओं ने योगी को यूपी में प्रचंड जीत की बधाई दी। माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की बैठक में यूपी में अगली सरकार का पूरा खाका तैयार है। तो 20 या 21 मार्च को योगी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। योगी की टीम में किसे मिलेगी जगह? योगी 2.0 में कौन इन और कौन आउट? वैसे तो कोई भी बीजेपी नेता यूपी में अगली सरकार के गठन पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये पूरी खबर है कि वो लिस्ट तैयार है। जिन्हें योगी सरकार 2.0 में जगह मिल रही है, तो वो लिस्ट भी रेडी है। जिन्हें इस बार योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। करीब 50 मंत्रियों के नाम पर चर्चा। कुछ हारे मंत्रियों को भी कैबिनेट में जगह। नए चेहरों पर भी दांव लगाएगी बीजेपी। डिप्टी सीएम की रेस में ब्रजेश पाठक और बेबी रानी मौर्य का नाम। जानकारी के मुताबिक योगी के नए मंत्रिमंडल में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा और इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी जगह मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले मंत्रिमंडल में शामिल 11 नेता इस बार चुनाव हार गए हैं। सूत्रों के मुताबिक होली के बाद योगी के शपथ ग्रहण की संभावना है, जिसमें 20 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो पंजाब से आ रही है। पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज दिल्ली में हैं। वो आज संगरूर के सांसद पद से इस्तीफा देंगे। 16 मार्च को भगवंत मान शहीद भगत सिंह के गांव में सीएम पद की शपथ लेंगे। वहां सिर्फ मान ही शपथ लेंगे, बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में होगा। यानी 17 मार्च को पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इस दौरान सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, जो नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होगा। और अगली खबर जो है वो कांग्रेसी खेमे से है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जुड़ी अहम खबर आपसे बता रहे हैं, जिसमें पार्टी में गुटबाजी का मुद्दा उठा। अजय माकन ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि राज्य में नेताओं की नाराजगी दूर करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। सीएम को नाराज नेताओं से बात कर उनकी नाराजगी दूर करनी चाहिए। माकन के इस बयान को राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते और समझाते हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या दूसरे नेता या फिर कांग्रेस कार्यकर्ता कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी को जोर का झटका धीरे से लगेगा। कांग्रेस पार्टी का हर दांव फेल हो गया। उनके इरादों पर पानी फिर गया, हालत खस्ता हो गई। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई तो मानो पंजाब में पार्टी ने अपने पैरों पर ही खुद कुल्हाड़ी मार ली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के बाद एक बार फिर गांधी परिवार पर सवाल उठने शुरू हो गए। शीर्ष नेतृत्व निशाने पर आ गई। पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी। हार पर मंथन के बहाने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए। वहीं असंतोष धड़े, G23 के नेता गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में शामिल हुए। 5 राज्यों में हार पर मंथन जरूर हुआ तो पार्टी में संगठनात्मक बदलावों की बारी आई तो हार की आलोचनाओं के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता गांधी परिवार के समर्थन में उतर आए।
उन्होंने कहा, मीडिया में चल रही खबरें बेमानी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सोनिया और गांधी परिवार की जरूरत है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की वकालत करते हुए कहा, मोदी का मुकाबला पूरे विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। चुनावी संग्राम में राहुल और प्रियंका का सारा दांव भले ही फेल हो गया हो, लेकिन अब भी सभी सीनियर नेताओं को गांधी परिवार पर पूरा भरोसा है और आगामी चुनाव में पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा होने का भरोसा दे रहे हैं। गलतियां निकलेंगे, वो गलतियां को सुधारते हुए हम आगे चलने की हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी होते हैं कि हिंदुस्तान को ताकत, हिंदुस्तान को एक साथ ले जाने के लिए, हिंदुस्तान को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान में कोई ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बल्कि समावेशी की राजनीति करना पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी भविष्य में होने वाले 2022 और 2023 के राज्यों के चुनाव एवं 2024 के लोकसभा व राज्यसभा व राज्यों के चुनाव की चुनौतियों से मुस्तैदी से निपटने के लिए तत्परता से हर तैयारी करेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें। फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये तय हो गया कि पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में रहेगी, तो राहुल गांधी के भरोसे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का मुकाबला होगा। नेतृत्व के प्रति भरोसा जताते हुए प्रस्ताव पारित हो गया और संगठनात्मक बदलावों को आगे ले जाने का फैसला लिया गया। कांग्रेस पार्टी की बैठक के अंदर की बात यह है कि कांग्रेस दोबारा से चिंतन शिविर का आयोजन करेगी और इन तारीखों पर जल्द से जल्द फैसला लेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में हुए चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई। यूपी की 403 में से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस चुनाव में उसे 117 सीटों में से सिर्फ 18 ही हाथ लग पाई। यूपी चुनाव की कमान तो खुद प्रियंका गांधी ने संभाली थी। पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल करके दिखाएगी। रैली हो, रोड शो हो, चुनाव प्रचार हो या घर घर जाकर लोगों से मिलना, ये सब प्रियंका गांधी की रणनीति का हिस्सा था। इसमें राहुल कहीं दिखाई भी नहीं दिए। राहुल से इतर कांग्रेस ने दांव खेला, लेकिन वो भी फेल हो गया। रंजिता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। दिल्ली नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहा है। पंजाब में बंपर जीत से आम आदमी पार्टी का जोश आई है। उसकी नजर अब दिल्ली नगर निगम चुनाव पर है, लेकिन दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने की सुगबुगाहट के बीच एमसीडी के चुनाव टल गए। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया। इसे लेकर आज इसके नेता बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। दिल्ली कल आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। एमसीडी चुनाव में देरी के मुद्दे पर अब घेरने की तैयारी है। दिल्ली में कितने नगर निगम है ये समझ लीजिए। नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, ये जो नगर निगम है 3 हिस्सों में बटे हैं। 18 मई 2022 से पहले चुनाव जरूरी है, लेकिन फिलहाल चुनावों को अभी टाल दिया गया है। दिल्ली चुनाव आयुक्त ने तारीखों को टालने की घोषणा की और इसी का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। वो चाहती है कि वक्त पर चुनाव हो। केंद्र तीनों नगर निगमों को एक करना चाहता है। आम आदमी पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। 2012 में कांग्रेस सरकार ने 3 हिस्सों में दिल्ली एमसीडी को बांटा था। अब बीजेपी इन तमाम हिस्सों को एक कर उनको डाइल्यूट करना चाहती है। एमसीडी चुनाव पर आपका स्टैंड क्या है ये समझ लीजिए। हार के डर से बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल ने 13,500 करोड़ का फंड रोक रखा है, ये बीजेपी का आरोप है। एमसीडी पर किसका कब्जा है? 15 साल से दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी काबिज है और अब आम आदमी पार्टी यहां पर बड़ा उलटफेर करने की कोशिश में है। एमसीडी चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में वार पलटवार का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हार के डर से चुनाव टालने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार से दिल्ली के तीनों निगमों के 13,500 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की है। 15 साल से एमसीडी इन्होंने बर्बाद कर दी। आज एमसीडी में कुछ भी नहीं बचा। एमसीडी पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। आज स्थिति है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है एमसीडी के पास, और इनका काम था कि दिल्ली की साफ सफाई करना, लेकिन पूरी दिल्ली गंदी पड़ी हुई है। चुनाव होने थे इसी महीने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाकर ब्लैकमेल करके
ये इलेक्शन टलवा दिया। 3 साल से हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे थे कि जो एमसीडी का फंड है 13,000 करोड़ वो कम से कम एमसीडी को दे दें, जिससे लोगों की वहाँ पर तनख्वाह चली जाए। और साथ ही में अगर आप ईडीएमसी की हालत देखें, तनख्वाह देने के लिए नहीं है कर्मचारियों के लिए, लेकिन जब हम हाथ जोड़ते हैं तो उनके पास किसी तरीके का कोई जवाब नहीं होता। अगर इतना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जाइए ना कोर्ट पे, कोर्ट में जाके आप इलेक्शन करवा लीजिए। और बिल्कुल हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन साथ ही में ये मत बोलिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अब रुक करते हमारे 1 मिनट न्यूज सेगमेंट का। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की। संयुक्त किसान मोर्चा आज एक बार फिर बैठक करने जा रहा है, जिसमें सरकार से मिले आश्वासन पत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर देखिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से बैठक करने जा रहा है। आज दिल्ली में होने वाली बैठक में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर चर्चा होगी। वहीं कई मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा अपनी रणनीति तय करेगा। नवंबर 2021 में किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसान संगठनों की ये दूसरी समीक्षा बैठक है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज होने वाली बैठक में तकरीबन 100 के आसपास किसान संगठनों से जुड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। आज होने वाली बैठक में सरकार के आश्वासन पत्र के अलावा लखीमपुर खीरी कांड में अब तक हुई प्रगति, एमएसपी के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना, संयुक्त किसान मोर्चा का विधान संगठन शहीद स्मारक की योजना और पंजाब चुनाव में भाग लेने वाले संगठनों के बारे में किए गए फैसले की समीक्षा की जाएगी। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा यह चाहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की मांग वाली लड़ाई और तेज की जाए। और फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि वहां कश्मीरी पंडितों से ज्यादा मुस्लिम मरे। पूरा मामला क्या है, 1 मिनट के भीतर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को मिल रही पब्लिसिटी पर केरल कांग्रेस के ट्वीट ने सियासी बवाल मचा दिया है। केरल कांग्रेस ने फिल्म की आलोचना वाले ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा संख्या तो मुस्लिमों की रही है। केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीरी पंडितों के बारे में तथ्य ये है कि पिछले 17 सालों में 1990 से लेकर 2007 में हुए आतंकी हमले में करीब 400 पंडित मारे गए हैं और इसी अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल कांग्रेस की ओर से किए गए इस ट्वीट पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस के समय पर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को छिपा दिया गया और आधिकारिक तौर पर उस नरसंहार को कभी माना नहीं, लेकिन अब कांग्रेस इस पर क्यों छाती पीट रही है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई है, जिसे विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनाया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में इसे टैक्स फ्री तक कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में खुलेआम 2 पार्षदों की हत्या से सनसनी फैल गई है, जिसमें से एक टीएमसी पार्षद को उस वक्त गोली मारी गई जब वो स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। पश्चिम बंगाल से सामने आए हत्या के इस वीडियो ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। वारदात उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी की है। जिस शख्स को गोली मारी गई वो कोई साधारण शख्स नहीं बल्कि टीएमसी का पार्षद अनुपम दत्ता है, जो हाल ही में पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से पार्षद निर्वाचित हुए थे। बदमाशों ने अनुपम दत्ता को उस वक्त गोली मार दी जब वो एक शख्स की स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब टीएमसी पार्षद स्कूटी में बैठे थे तभी नीली शर्ट पहना एक शख्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और नजदीक जाकर पिस्टल निकाल लिया। अनुपम दत्ता को समझ पाते उससे पहले ही नीली शर्ट पहने बदमाश ने उनके सिर में सटाकर गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। टीएमसी पार्षद को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं झालदा इलाके में भी 4 बार से कांग्रेस पार्षद रहे तपन कंडू को अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वो शाम की सैर के लिए निकले थे। दोनों ही वारदातों को लेकर दोनों इलाकों में तनाव का माहौल है। इन हत्याओं को राजनीतिक रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग का आज 19वां दिन है। इस जंग में एक अमेरिकी पत्रकार के मारे जाने की खबर आई है। वहीं रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर एयर स्ट्राइक किया है। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर। यूक्रेन रूस में छिड़ी जंग का आज 19वां दिन है। ये जंग हर दिन विध्वंसक और विस्फोटक होती जा रही है। इस बीच जंग
के दौरान राजधानी कीव के पास इरपिन में रूसी गोलाबारी में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई। 51 वर्षीय पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड की गोलीबारी में उस वक्त मौत हुई जब वो सीमा पार करने जा रहे शरणार्थियों पर फिल्म बनाने निकले थे। वहीं यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है, जहां 35 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना फास्फोरस बमों से हमला कर रही है, जिससे तबाही बढ़ती जा रही है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि रूस ने यूक्रेन के एक और मेयर को किडनैप कर लिया है। उधर रूस ने भी यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने विदेशी लड़ाकों को मैदान में उतारा है। रूस ने बयान जारी कर कहा है कि रूसी सेना के अटैक में यूक्रेन के लाए गए भाड़े के 180 विदेशी लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज या कल में रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत हो सकती है। अभी 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर कोई समाधान नहीं निकल सका है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। क्या है पूरी खबर, कैसी है ये नई मिसाइल, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय वायुसेना की ताकत में एक और बढ़ोतरी होने वाली है। उसे दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस का नया वेरिएंट मिलने वाला है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का हवा से जमीन पर मार करने वाला नया वर्जन अपग्रेड कर लिया है, जिसके बाद अब ब्रह्मोस मिसाइल का ये नया वर्जन 800 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मनों के अड्डे को तबाह कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल के इस नए वर्जन से निश्चित ही वायुसेना की आसमान में ताकत बढ़ेगी। सुखोई 30 MK फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता और ज्यादा घातक हो जाए। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण जुलाई 2021 में किया गया था। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को सुखोई के साथ MiG-29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। अगले साल तक इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की पूरी संभावना है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत और खबरें यहां लगातार जारी है।